नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 21 जनवरी और द हिंदू में आज आपको कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी है इसे हम डिटेल में एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ, और कोट है, सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है और इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। ये कथन है सुभाष चंद्र बोस जी का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, मामल्लन जलाशय किस ऐतिहासिक पल्लव शासक के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन से ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिम्हा वर्मन प्रथम, सी नंदीवर्मन द्वितीय या डी राज सिंह। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प बी नरसिम्हा वर्मन प्रथम, जिन्हें कि मामल्लन नाम से भी जाना जाता है। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। अब हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हमारी आज की पहली न्यूज़ को। न्यूज़ है, गवर्नेंस एड्रेस फ्लैग सेंटर्स एडवर्स एटीट्यूड ऑन फंड्स रिलीज फॉर तमिलनाडु। ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है, साथ ही साथ स्कीम से भी रिलेटेड है। तो इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो तमिलनाडु की राज्यपाल जो है उनका पारंपरिक संबोधन विधानसभा में पढ़ा जाना था। हालांकि राज्यपाल ने तैयार भाषण पढ़ने से इनकार कर दिया और सदन से बाहर चले गए। इसके बावजूद विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर यह माना कि राज्य सरकार द्वारा तैयार भाषण पढ़ा हुआ माना जाएगा। अब ये जो पूरा संबोधन है इसमें ये कहा गया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के प्रति प्रतिकूल रवैया अपना रही है, कई आवश्यक विकास परियोजनाओं के लिए मंजूरी नहीं दी जा रही और धनराशि भी रोकी जा रही है और इसे गंभीर चिंता का विषय बताया गया। अब केंद्र सरकार जो है उसने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में राज्य की नीतियों के विपरीत शर्तें लगा रही है। इससे कई योजनाएं पूरी तरीके से बंद होने की स्थिति में पहुंच चुकी है और ये स्थिति जो है वो राज्य के विकास में बड़ी बाधा बन रही है। इसी के साथ तमिलनाडु को मिचोंग और फिंगल जैसी आपदाओं में से भारी नुकसान हुआ जो कि चक्रवात है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने राहत सहायता के लिए केवल सीमित राशि ही जारी की, जबकि राज्य की मांगे पूरी तरीके से स्वीकार नहीं की गई। इसके अलावा समग्र शिक्षा योजना के तहत 3,548 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा अब तक जारी नहीं की गई है, जिससे कि क्या हुआ कि पूरा जो खर्च है वो राज्य सरकार को उठाना पड़ा। इसके अलावा जीएसटी दरों के युक्तिकरण से राज्यों के कर राजस्व में कमी आई है। राज्य सरकार ने मांग की है कि केंद्र सरकार उपकर और अधिभार लगाने से बचे, क्योंकि ये राशि राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती। अब हम जल जीवन मिशन के बारे में भी बात कर लेंगे। तो इसके तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल देने का लक्ष्य है, लेकिन तमिलनाडु के अच्छे प्रदर्शन के बाद भी 3,112 करोड़ रुपए की राशि पिछले 1.5 साल से जारी नहीं की गई और इसके साथ ही कई नई ऐसी परियोजना भी मंजूर नहीं हुई हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए तत्काल वित्तीय सहायता जारी करने की भी मांग की है। अब एक बार जल जीवन मिशन के बारे में समझ लेते हैं। इसे 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य पहले 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है, जिसमें कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित कराना था। हालांकि कार्यान्वयन संबंधी कई चुनौतियां आई, ये पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाए और अब इस सीमा को बढ़ा करके 2028 कर दिया गया है और अब ध्यान गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे, टिकाऊ संचालन और जन भागीदारी के सिद्धांत के तहत समुदाय नेतृत्व वाले प्रबंधन की ओर केंद्रित किया गया है। तो ये जो पूरा मामला है वो केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा है। समय पर धनराशि न मिलने से विकास योजनाएं प्रभावित हुई। सहकारी संघवाद की भावना से केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना चाहिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज को। तो न्यूज है, निफ्टी टैंक्स 1.38%, इट्स वर्स्ट फॉल इन 8 मंथ्स। और ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज समझ लेते हैं। इसमें हम भारतीय शेयर बाजार में आई हालिया गिरावट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। तो बीते दिनों निफ्टी 50 में 1.38% की गिरावट दर्ज की गई और ये गिरावट पिछले 8 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है। इसी के साथ निफ्टी गिरकर जो है वो 25,232 अंक पर बंद हुआ। वही बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो ये भी 1.28% की इसमें भी गिरावट देखने को मिली और ये 82,180.47 अंक पर बंद हुआ और दिन भर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी 25,850 पर ओपन हुआ तो और दिन के उच्चतम स्तर 25,858 तक गया और फिर गिरकर 25,171.3
3.5 पर आ गया और इससे पता चलता है कि दिन भर बाजार में काफ़ी दबाव और अनिश्चितता रही। पिछले 3 महीनों में बाजार लगभग स्थिर था, हर महीने 1% से कम की ही बढ़त या गिरावट हो रही थी और इसलिए अचानक जो है 1.38% की गिरावट को काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब समझते हैं कि ये जो बाजार में गिरावट देखने को मिली है उसके मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहला तो ये है कि कई कंपनियों के चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जो है वो काफ़ी कमज़ोर रहे, इससे निवेशकों का भरोसा कम हुआ और अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर कदम और यूरोप अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आशंकाएं हुई। इससे दुनिया भर के बाजारों में डर का माहौल बना। जब बाजार में ऐसी स्थिति होती है तो निवेशक सोना और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों में पैसा लगाते हैं और हाल की तेजी इसी बढ़ती अनिश्चितता का संकेत है। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार अगर निफ्टी जो है वो 25,300 से नीचे और सेंसेक्स जो है वो 82,300 से नीचे गिरता है तो बाजार और गिर सकता है। निफ्टी 25,100 से 25,000 तक जा सकता है, लेकिन अगर निफ्टी 25,300 से ऊपर निकलता है तो थोड़ी रिकवरी आ सकती है और बाजार जो है वो ऊपर की ओर जा सकता है। अब एक बार हम निफ्टी के बारे में समझ लेते हैं। तो निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया एक बाजार सूचकांक है और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 50 को मिलाकर बनाया गया एक शब्द है जिसे कि NSE ने गढ़ा है और निफ्टी की स्थापना 1996 में CNX निफ्टी के नाम से हुई थी। बाद में 2015 में इसका नाम बदला गया और इसे निफ्टी 50 कर दिया गया। अब निफ्टी 50 जो है वो एक बेंचमार्क आधारित सूचकांक है और साथ ही NSE का प्रमुख सूचकांक भी है। यह NSE पर सूचीबद्ध 50 सबसे बड़े और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले शेयरों के प्रदर्शन को दर्शाता है और इसके साथ ही 50 सबसे बड़ी कंपनियां विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से हैं और सामूहिक रूप से भारत की शेयर बाजार और आर्थिक रुझानों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत के 2 मुख्य शेयर बाजार सूचकांकों में से एक है, दूसरा सूचकांक जो है वो सेंसेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है इन दिसंबर कोर सेक्टर ग्रू एट 4 मंथ्स हाई और ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। न्यूज का है, इसे हम समझ लेंगे। तो दिसंबर महीने में भारत के 8 प्रमुख उद्योगों के प्रदर्शन के बारे में इसमें हम बात करेंगे। भारत की औद्योगिक गतिविधियों को मापने के लिए 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक बनाया जाता है जिसमें कि शामिल है आपका कोयला, बिजली, इस्पात, सीमेंट, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक। अब हुआ क्या कि दिसंबर में 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर 3.7% रही और ये पिछले 4 महीनों की सबसे तेज वृद्धि है। ये सुधार मुख्य रूप से बिजली और कोयला क्षेत्रों के कारण हुआ। दिसंबर में वृद्धि जो है वो पिछले साल की तुलना में थोड़ी धीमी रही। एक साल पहले ये वृद्धि दर जो है वो 5.1% थी। इससे पता चलता है कि सुधार तो हुआ है लेकिन गति अभी पूरी तरह मजबूत नहीं है। बिजली क्षेत्र के प्रदर्शन की बात करें तो इसमें जो है दिसंबर में बिजली क्षेत्र में 5.3% की वृद्धि दर्ज की गई और ये पिछले 9 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर था। अच्छी बात ये है कि लगातार 2 महीने की गिरावट का सिलसिला जो है वो यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि दिसंबर 2024 में बिजली क्षेत्र की वृद्धि दर जो है वो 6.2% थी, यानी इस बार वृद्धि थोड़ी कम रही। अब कोयला क्षेत्र के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं तो दिसंबर 2025 में 3.6% की वृद्धि हुई और ये पिछले 4 महीनों का उच्चतम स्तर है। कोयला बिजली उत्पादन और उद्योगों के लिए बहुत जरूरी, इसलिए इसमें सुधार अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा संकेत माना जाता है। अब इस्पात यानी स्टील क्षेत्र की बात करें तो दिसंबर में 6.85% की वृद्धि हुई थी और वहीं नवंबर में 6.7%, दिसंबर में 2024 में 7.3% रहा, यानी वृद्धि स्थिर बनी हुई है लेकिन बहुत तेज नहीं है। सीमेंट क्षेत्र के प्रदर्शन की बात कर ले तो यहाँ पर दिसंबर में सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि 13.5% रही है। हालांकि नवंबर में यह 14.6% थी, यानी थोड़ी कम हुई, लेकिन दिसंबर 2024 में वृद्धि केवल 10.3% थी, इसलिए इस बार का प्रदर्शन मजबूत माना जा रहा है। वहीं दिसंबर में 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि जो है वो 4 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंची। बिजली और कोयला क्षेत्र सुधार के मुख्य कारण रहे, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है। कुछ क्षेत्रों में वृद्धि धीमी रही, फिर भी कुल मिलाकर यह अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अपनी आज की अगली और अंतिम न्यूज को। न्यूज है एक्टिविस्ट अर्ज SC टू ट्रीट हेट स्पीच एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टोल।
और ये जो आपका टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित हो जाता है। तो अब इस पूरी खबर को हम समझ लेते हैं। तो इसमें हम घृणास्पद भाषण के बारे में बात करेंगे, यानी कि नफरत फैलाने वाले भाषण, हेट स्पीच, और उस पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक महत्वपूर्ण सुनवाई के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मामला क्या है। तो कुछ प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि नफरत फैलाने वाले जो भी भाषण हैं उनको सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या न मानकर उनको संवैधानिक अपराध के रूप में माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि नफरत फैलाने वाला भाषण समाज में भेदभाव पैदा करता है और संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला करता है, और इसलिए इसे साधारण अपराध नहीं बल्कि संविधान का उल्लंघन माना जाना चाहिए। अब समझते हैं कि संवैधानिक अपकृत्य आखिर होता क्या है। तो जब राज्य या उसके प्रतिनिधि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो राज्य को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाता है, जिम्मेदार ठहराया जाता है। और कार्यकर्ताओं का मानना है कि नफरत फैलाने वाले भाषण इसी श्रेणी में आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही, तो ये मामला न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के सामने सुना गया। याचिकाकर्ताओं में मांग की गई कि धार्मिक सभाओं और कार्यक्रमों को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि कई बार वहीं से नफरत भरे भाषण दिए जाते हैं। फिलहाल अदालत ने फैसला सुरक्षित रख दिया है और सभी पक्षों को 2 हफ्ते में लिखित दलीलें देने को कहा है। वकील शाहरुख आलम ने यह कहा कि नफरत भरा भाषण जो है वो कोई साधारण पुलिसिंग का मामला नहीं है, इसका असर सीधे तौर पर भेदभावपूर्ण और खतरनाक होता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे संवैधानिक अपराध मानने से जवाबदेही तय की जा सकेगी। इसके अलावा एक और वकील ने उन्होंने ये बताया कि 21 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि नफरत भरे भाषण पर स्वतः एफआईआर दर्ज किए जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन बहुत कम हुआ। उन्होंने कहा कि कई बार एफआईआर दर्ज ही नहीं की जाती है या सही धाराएं ही नहीं लगाई जाती है। अब याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नफरत फैलाने वाले भाषण और घृणा अपराध के बीच सीधा संबंध होता है। अक्सर भड़काऊ भाषणों के बाद हिंसा की घटनाएं होती हैं और इसलिए अदालत की निगरानी जरूरी है। इस पूरे मामले का निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि नफरत फैलाने वाला भाषण समाज को तोड़ता है, हिंसा को बढ़ावा देता है और संविधान के मूल मूल्यों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ये भी चाहते हैं कि इसे गंभीर संवैधानिक अपराध माना जाए ताकि रोकथाम और सख्त कार्रवाई हो सके, और इस लिहाज से ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन से ए, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति बढ़ाना, बी, सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, सी, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार करना, या डी, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे नेक्स्ट आईएएस हिंदी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।